जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय चित्तौड़ साहब आए और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं और हम लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। धन्यवाद चित्तौड़ साहब। शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, बौद्ध शब्द भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के प्रेरणा स्रोत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय माननीय कांशीराम साहब को कोट कोट नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य रही, लोकसभा की भी सम्मानित सदस्य रही, विधानसभा की भी सम्मानित सदस्य रही, विधान परिषद की भी सम्मानित सदस्य रही। उस दुनिया के अंदर 8वीं बहुत ही सम्मानित महिलाओं में शुमार हमारी प्रिय नेता, इस प्रदेश और देश के मेहनतकश, गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ितों की आवाज, इस देश का भविष्य, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की सुविधाएं दिलाने के लिए पूरे जीवन को इस देश की जनता के लिए समर्पित करने वाली परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 62वें जन्म दिवस के इस जन कल्याणकारी समारोह में मैं सबसे पहले अपनी ओर से मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों की ओर से और सामने बैठी हुई बहुजन समाज पार्टी की समर्थक जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, पूर्व विधायक, बहुत ही आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित ठाकुर सूरजपाल सिंह जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित संघर्षशील ओजस्वी वक्ता गुटाईलाल द्वेष जी और हमारे आगरा ग्रामीण के बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और मिशनरी साथी विधायक है माननीय कालीचरण सुमन जी, बहुत ही सम्मानित और संघर्षशील विधायक रहे हाजी जुल्फकार अहमद भुट्टो जी और विधायक नहीं बन पाए ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के कारण, लेकिन फिर भी हमारी नजरों में उनका विधायक जैसा सम्मान है। हमारे फतेहाबाद से चुनाव लड़े पंडित उमेश जैथिया जी, हमारे उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े ज्ञानेंद्र गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित नगर निगम में बहुत ही शानदार चुनाव लड़े और जनता की नजर में ये संदेश चला गया कि ठाकुर दिगंबर सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन फिर वही साजिश और षड्यंत्र शासन और प्रशासन का जनता ने जिता दिया, लेकिन शासन और प्रशासन ने हरा दिया। हमारे बीच में ऐसे बहुत ही संघर्षशील साथी, हमारी पार्टी के पुराने साथी दिगंबर सिंह ठाकरे जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जोन के इंचार्ज, दर्जा राज्य मंत्री रहे
हमारे भाई देवेंद्र चिल्लू जी, हमारे मंच पर उपस्थित भाई बरकत अली जी, हमारे संतोष आनंद जो मंडल जोन के इंचार्ज हैं, और तीनों साथी हमारे जिले के इंचार्ज हैं, देवी सिंह जी, विक्रम सिंह जी, ओपी बघेल जी, पूरी जिला कमेटी, नगर कमेटी, नगर के अध्यक्ष कालीचरण प्रजापति जी, और इस भव्य कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने वाले हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने और संघर्षशील साथी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है और आज बेहतरीन तरीके से संचालन भी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष डॉक्टर भारती द्रोण जी। मंच पर उपस्थित हैं गंगाधर कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई और मानवर काशीराम जन्मोत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी जी, नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ी पार्टी की बहुत ही सीनियर नेता श्रीमती नवनीत बरू जी, हमारे पार्षद दल के नेता धर्मवीर सिंह जी, हमारे नाम से BS4 और BSP में लगातार सक्रिय आदरणीय पातीराम सागर जी, इंद्रजीत पार्षद जी, श्याम प्रकाश मोदी जी और सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के संघर्षशील सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माता और बहनों, हमारे प्रिय पत्रकार बंधुओं, सभी BBF के हमारे साथी जो व्यवस्था देख रहे हैं और वामसेप के सभी सम्मानित साथी, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कम समय में अपनी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सन 47 के बाद 1952 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत कर आई। कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया कि हम गरीबी उन्मूलन आंदोलन चला रहे हैं, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम पूरे देश के गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे और इस देश के अंदर 10 वर्ष के अंदर ही शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिन लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ है, उनको हम बहुत जल्दी आगे लाकर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के लोग 56 साल तक केंद्र में रहे, 38 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन केवल चुनाव से पहले जनता से लुभावने नारे लगाकर लुभावनी योजनाओं का प्रचार करके वोट मांगते रहे। इस देश और प्रदेश की भोली भाली जनता ने बार बार कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस से नाराज लोगों ने जनता पार्टी बनाई, जनता दल बनाया, जन मोर्चा और बहुत सी पार्टियां छोटी छोटी रही, सबको अवसर मिला। हमारे देश में एक बहुत ही विषैली पार्टी है जो मानवता के खिलाफ सोचती है, जो इस देश को कमजोर करने का प्लान करती है, जो इस देश के अंदर शांति और सद्भाव को खत्म करने का आंदोलन चलाती है। इस पार्टी की जो जड़ें हैं, जहां से इनको निर्देश मिलता है, उसको इन्होंने नाम दिया है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन वह नाम के लिए है। वह जो काम करती है RSS के एजेंडे पर करती है। RSS का क्या एजेंडा है? इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो संघर्षशील हैं, जिनको रोटी कपड़ा मकान आराम से नहीं मिल रहा है, उन लोगों की हालत यही बनी रहे। RSS
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रचार तो ये करती है कि हम आम जनता के कल्याणकारी कार्य चलाते हैं। अभी भी आगरा में उन्होंने कल आरएसएस के कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन किया है और नाम दिया है कि आरएसएस समरसता लाने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम करने जा रही है। इनकी जो शब्दावली है समरसता, उसका ठीक ये उल्टा करते हैं विषमता, अन्याय, अत्याचार। लोगों में जो सद्भावना पैदा होती है, एक तरफ आप लोग हैं जो सद्भावना के काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी अमीर गरीब सब में भाईचारा बनाने का काम आप लोग करते हैं। लेकिन ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं चाहते और यही वजह है कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे होते हैं, जातीयता के आधार पर झगड़े होते हैं। कौन नहीं जानता है इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रकरण को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। उस प्रकरण से पूरे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दरार पैदा हुई, झगड़े हुए, कर्फ्यू लगे, हजारों लोग अपनी जान से चले गए, कारखाने, दुकानें, मकान जला दिए गए। अभी 2-2.5 वर्ष पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, इस इलाके में हिंदू मुस्लिम की भावना से इन्हीं लोगों ने झगड़े कराए। और ये कोई उदाहरण दो जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तो आम जनता हमेशा याद रखेगी। लेकिन बहुत से ऐसे झगड़े हैं जो आरएसएस ने, बीजेपी ने इस देश में कराए। जातीयता के आधार पर सहारनपुर का दंगा, जातीयता के आधार पर ऊना का दंगा, जातीयता के आधार पर मध्य प्रदेश के मंदसौर के रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम महिलाओं को मारना पीटना, ऐसी बहुत सी शिकायतें हम लोगों को प्रेस मीडिया के माध्यम से सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं मिला कि आरएसएस के लोगों ने हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा बनाने के लिए कोई सम्मेलन किया। कभी आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने गरीबों को बिठाकर अमीरों से उनका भाईचारा बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया हो। अरे सरकारों का गठन क्यों किया जाए? सरकारें बनाई जाती हैं लोकतांत्रिक तरीके से आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। आप आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते। आप सरकार बनाने से पहले प्रचार करते हैं, आप वायदे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद आप केवल हिंदू और मुस्लिम की भावना का प्रचार करते हैं। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, आप आतंकवाद की बात करते हैं। अरे जब देश आजाद हुआ तो उस समय झगड़ा हो गया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर, तो उसी की वजह है कि वह सीमा पर तनाव रहता है। इस तनाव को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया? अटल जी रहे 6 साल तक, उन्होंने मुशर्रफ जो राष्ट्रपति बने थे उनको आगरा में अमर विलास होटल में बुलाकर उन्हें सम्मान दिया, उनको बढ़िया दावत दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना बुलाए, बिना देश की जनता की जानकारी में लाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की मां का आशीर्वाद लेकर आज प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान का विरोध करते हैं। आतंकवाद का नाम लेकर सीमा पर जो झगड़े होते हैं, कभी हमारे लोग पाकिस्तान के आतंकियों को या उनकी सेना को जब वो हमारी सीमा की तरफ आते हैं उन्हें मार देते हैं, और कभी वो लोग हमारे देश में सीमा लांघ कर आके हमारे लोगों को मारते हैं। सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी
रक्षा मंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी की है, जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना है उनकी है। आज आप शासक हैं, 19 राज्यों में आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार, देश में आपकी सरकार, तीनों सेना के कमांडेंट आपकी बात मानते हैं, फिर क्या कारण है कि हमारे देश में आतंकी घुस रहे हैं? आपकी सीमा सुरक्षाएं क्यों नहीं है? सीमाओं पर सुरक्षा बल क्या कर रहा? कमी किसकी है? आप जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे 2 जवानों के सिर काट कर ले गए हैं, यदि हमको मौका मिला तो हम इसके बदले में ज्यादा लोगों के सिर काट के लाएंगे। अब आप बैठे हैं, आपने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि आप हमारे देश की सुरक्षा कर सकें। आपने देश के अंदर असुरक्षा पैदा कर दी। कहीं भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, हर समय ये भावना रहती है कि कहीं हमारे ऊपर झगड़ा ना हो जाए, हमला ना हो जाए। मुस्लिम भाइयों के क्षेत्रों से हिंदू निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है। हिंदू भाइयों के क्षेत्र से मुस्लिम भाई निकलते हैं, उनके मन में भी ये भावना रहती है। इस भावना को जन्म देने वाला कौन है? इस भावना को जन्म देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू जागरण मंच के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, ये सारे लोग इसके मुख्य वजह है। ये सारे लोग कभी भी समरसता की बात नहीं करते हैं, हमेशा विषमता की बात करते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से मीडिया के बंदियों को ये कहना चाहूंगा कि आप चौथे स्तंभ हैं। आप भी चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे, आप भी चाहते हैं कि आम जनता को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इस तरफ आपको भी ध्यान देना है। वैसे तो मीडिया के साथी समय समय पर आम जनता के हितों के लिए सरकार का ध्यान खींचते रहते हैं। आज भी हमारे एक समाचार पत्र में जो कानून व्यवस्था को लेकर लगभग 9-10 घटनाओं का वर्णन किया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा के लोग किस प्रकार से वायदे करके आम जनता के साथ शोषण करते हैं, ये उजागर होना चाहिए। गंगा जमुना की सफाई के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट खाने वाले ये भाजपा के लोग नारा लगा रहे थे, ना रहेगा गुंडा राज और ना रहेगा भ्रष्टाचार। और अब की बार भाजपा सरकार 20,000 करोड़ रुपए का बजट गंगा की सफाई के नाम पर, यमुना की सफाई के नाम पर खाने वाले लोग ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर आपने पैसा लगा दिया तो गंगा में सफाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यमुना में सफाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? पैसा लग गया तो सफाई दिखाई देनी चाहिए। पूरी जनता जब जाती है, कल भी गई नहाने के लिए, जो कांग्रेस के समय गंगा और यमुना में मैलापन था, वही मैलापन और गंदगी आज भी है। तो या तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने 20,000 करोड़ रुपए बांट लिए, खा लिए, या फिर आप अच्छे प्रशासक नहीं है। आपके अंदर समझ नहीं है कि अधिकारी कर्मचारियों से कैसे काम लेना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए, पैसे का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। जब आपके अंदर इतनी समझ नहीं है तो फिर आप इस देश के, इस प्रदेश के शासक बनने लायक नहीं है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू लगभग 70% लोग इस देश में, बाकी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम भाई लगभग 30% की संख्या में रहते हैं।
70% हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कोई परिवर्तन बता सकते हैं? दिल्ली के फुटपाथों पर, आगरा के फुटपाथों पर, दिल्ली के मंदिरों के बाहर, आगरा के मंदिरों के बाहर कांग्रेस के समय भी गरीब लोग दिखाई देते थे भीख मांगते हुए। आज आपकी सरकार है, आज भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग 4 साल केंद्र में बैठे हुए आपको हो गए और 10 महीने उत्तर प्रदेश में हो गए, कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। फिर आप कैसे हिंदुओं के रक्षक हैं? जो बच्चे गांव देहात के अंदर, मुनील बस्तियों के अंदर कांग्रेस के समय अशिक्षित थे, जो कारखानों में और खेत खलिहानों में 10-12 साल के बच्चे काम करते थे, आपकी सरकार में भी वो बच्चे काम कर रहे हैं। वो हिंदुओं के बच्चों को आपने स्कूल क्यों नहीं भिजवाया? उन हिंदुओं के बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा देने के लिए प्लान क्यों नहीं बनाया? यदि आपने प्लान बनाया अनिवार्य शिक्षा लागू करने का, तो फिर उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? मुझे अच्छा लगा, एक हमारे पत्रकार बंधु अभी 3 दिन पहले उन्होंने 2-3 कॉलेजों का वर्णन किया, इंटर कॉलेज का, बच्चे कम शिक्षक ज्यादा। ये तो उदाहरण थे, तो पूरे देश का यही हाल। प्राइमरी स्कूलों में बच्चे कम टीचर ज्यादा, इंटरमीडिएट स्कूलों में बच्चे कम टीचर ज्यादा। जो सरकार के स्कूल है, जिनको सरकार संचालित करती है, सरकार भाजपा की है, और भाजपा के लोग कहते हैं कि बहुत हुआ गुंडाराज, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो जो 10 महीने पहले कांग्रेस के समय या समाजवादी पार्टी की सरकार थी नीचे उत्तर प्रदेश में, उनके समय अशिक्षा का माहौल खराब था, पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ। शिक्षा के नाम पर केवल स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देती है, टीचर दिखाई देते हैं, लेकिन वह शिक्षा नहीं है। गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए मिड डे मील चला रखा है। मिड डे मील का मतलब जो छुट्टी का समय है, आधा, जिसको आधी छुट्टी कहते हैं गांव देहात में, उस छुट्टी के समय खाना बच्चों को बांटना। स्कूलों में देखिए हमारे प्रधान लोग जाते हैं, हमारे कभी कभी जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, हमारे गांव के जो अग्रणी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो भी जाते हैं, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं कभी कभी वो भी जाते हैं। वहां की हालत बहुत खराब है। टीचर और बच्चे सब सुबह से लेके जब तक छुट्टी होती है रसोई के पास खड़े रहते हैं और खाना बनवाते हैं, और खाना बन जाता है तो बांट के चले जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर जीरो, पढ़ाई नहीं। और कांग्रेस भी ये देखती रही जब केंद्र में थी, और आज भाजपा भी देख रही है। और मोदी जी कहते हैं कि मैंने अपना जीवन देश की जनता के लिए समर्पित कर दिया है। देश की जनता के लिए जीवन समर्पित कर दिया है, तो इस जीवन से देश की जनता को लाभ क्या हो रहा है? आप पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चिकित्सालयों की हालत खराब है। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वहां मशीनें नहीं, मशीनों के अभाव में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां डॉक्टर इतनी फीस लेते हैं कि देने के लिए पैसा नहीं है। गरीब लोग पैसे के अभाव के कारण, इलाज के अभाव के कारण मर जाते हैं। चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल कमी बनी हुई। आपके डॉक्टर, आपके नर्स, कभी आपने कोशिश नहीं की कि वह ठीक से काम करें। आपने बायोमेट्रिक प्लान लागू कर दिया, हाजिरी अंगूठा से लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसका प्रचार करने से ही काम नहीं चलेगा। वो काम क्या कर रहे हैं? मरीज आया, बीमारी क्या थी, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपने दवाओं के लिए बजट रखा, बजट आ रहा है, मरीजों को दवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, मरीजों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी
गौर करना चाहिए। कमाल है, पूरे प्रदेश के अंदर एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां व्यवस्था सुगमता के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की बात छोड़ दें, जहां मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है गोरखपुर, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं। गोरखपुर का जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहां गैस के अभाव में या ठीक से उपचार नहीं करते हैं, इसके अभाव में रोजाना बच्चों की मौत होती है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करते रहते हैं, अपने गृह जनपद के हॉस्पिटल में ठीक से व्यवस्थाएं नहीं करा पा रहे। कारण क्या? जब आप आरएसएस के लोगों को गिन गिन कर चुन चुनकर अधिकारी बनाओगे, जब आरएसएस की मानसिकता के लोगों को कर्मचारी अधिकारी बनाकर उनकी मदद करोगे, सैया भाई कोतवाल डर खाएगा, ये वाली कहावत, ये वाली मानसिकता वह फिट नजर आती है। जब आरएसएस का व्यक्ति डीएम एसएसपी बन गया, जब आरएसएस का व्यक्ति सीएमओ और डिप्टी सीएमओ बन गया, जब आरएसएस का व्यक्ति तमाम जो विभाग है उनकी की पोस्ट पर बैठने वाला अधिकारी बन गया, तो मुख्यमंत्री जी की हैसियत नहीं है तो वे उनको निलंबित कर सकें, उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। क्योंकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लगाम आरएसएस के हाथ में, आरएसएस के इशारे पर मुख्यमंत्री जी को कार्य करना पड़ता। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने आरएसएस के लोग लखनऊ गए। समीक्षा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नहीं कर रहा, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस का उद्देश्य जातीयता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, और जातीयता का मतलब जो जाति से कमजोर लोग हैं वह कमजोर बने रहे। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने के लिए वोट मांगने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर वास्तव में आप दिल और दिमाग से, ईमान से ठीक हैं, तो फिर गरीब हिंदू के लिए आप काम क्यों नहीं करते? फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति को आवाज क्यों नहीं देते? फुटपाथ पर सोने वाले, फुटपाथ पर भीख मांगने वाले लोग क्या हिंदू नहीं है? खेतों में काम करने वाली 10-12 साल की लड़कियां, 10-12 साल के बच्चे क्या हिंदू नहीं है? कारखानों में काम करने वाले बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? तो परिवर्तन कुछ नजर नहीं आ रहा। मलिन बस्तियों की हालत जो पहले थी वो आज हुई, गांव देहात की जो हालत पहले थी वो आज हुई। मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूं और आपका सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने बैंक कुमारी मायावती जी को जब जब मुख्यमंत्री बनाया, तब तक बैंक कुमारी मायावती जी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए और गरीबों के गांव का विकास कराया। कौन नहीं जानता है डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना का नाम, जिस योजना के तहत 11 बिंदुओं पर काम किए गए? कौन नहीं जानता है 10,000 लीटर की पानी की टंकी, जिसको बैंक कुमारी मायावती जी के शासन के समय गांव-गांव में लगवाया गया और वहां से नल की टोटी के द्वारा पूरे गांव की गलियों में घर-घर में पानी पिलाने की व्यवस्था की गई, आज बंद हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम बहन जी ने किया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाकर गांव के लोगों का विकास बैंक कुमारी मायावती जी ने किया। मलिन बस्तियों में रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा विकास के कार्य बहन जी ने कराए। मानवर कांसीराम आवास योजना के मकान बनाकर बैंक कुमारी मायावती जी ने गरीबों को दिलवाए, और जो 56,000 मकान अंतिम बरस में बने थे, 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और 1 साल इनको होने को आ गई, अभी तक इन्होंने उन मकानों को गरीबों को वितरित नहीं किया और कहते हैं कि हम हिंदुओं के रखवाले। चलो भाई, आप हिंदुओं को मत दो तो मुस्लिम भाइयों को अलर्ट कर दो। आप मुस्लिम भाइयों को अलर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनसे तो आपको बहुत घृणा है।
अजीब बात, भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला सलीम जब बड़ा होकर उसको पता चला कि मैं मुसलमान हूं, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग उसको परेशान करने लगे। भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला देवकी नंदन, जब उसको पता चला कि मैं अनुसूचित जाति में हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग में हूं, या पाल प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, तेली, तमोली, साग, सैनी, मोर, पुष्पा, जाटव, खटी, धोबी, कोली, वाल्मीकि जात का हूं, तो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग उसको जाति के आधार पर देखने लगे। विषमता पैदा करने का काम आरएसएस करता है और नारे लगाते हैं भारत माता की, गुमराह करने के लिए, गुमराह करने के लिए नारे लगाते हैं। और माता भारत की हो या वैष्णो देवी हो, केला देवी हो, या जितने भी हमारी देवी देवता है, आप लोग ये मत सोचो कि ये नारे लगाते हैं तो उनकी कृपा इनके ऊपर है। अगर उनकी कृपा होती तो ये हमेशा शासक बने रहते। अटल जी प्रधानमंत्री रहे 6 साल, उसके बाद चले गए 10 साल के लिए। उत्तर प्रदेश में ये लोग 15 साल बाद आए, तो कोई भी देवी देवता गलत लोगों का, झूठे लोगों का साथ नहीं देता है। ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। ये भगवानों का नाम लेकर, देवी देवताओं का नाम लेकर, माताओं का नाम लेकर झूठ बोलकर वोट लेते हैं, और जब उनके अनुसार काम नहीं करते हैं तो वो देवी देवता और माता इनसे नाराज हो जाती है और अगली बार इनको हटा देती है। ये कितना भी नारा लगा लें। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की अभी चर्चा की ठाकरे जी ने, डॉक्टर हमारे माननीय विधायक धर्मपाल सिंह जी ने, पूरा प्रदेश जानता है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आलू के किसान, मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रतिशत आलू की फसल पर काम करने वाले किसान हैं। 487 रुपया कुंतल का रेट भाजपा सरकार ने रखा आलू का, और जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि लगभग हमारा 800-900 रुपए का खर्चा आता है। अब 800-900 रुपए का खर्चा एक कुंतल पर आ रहा है, तो सरकार पैसा दे रही है 487 रुपए। खुलेआम कनपट्टी पे पिस्तौल रख के किसानों को मारा जा रहा है, और किसान दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी 3 महीने पहले अशनेरा गए हम लोग, वहां के किसान ने आत्महत्या कर ली। केरागढ़ के 2 किसानों ने आत्महत्याएं की। पूरे प्रदेश में बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कुछ प्रेस के साथियों को जानकारी हो जाती है तो अखबार और टीवी के माध्यम से जनता की जानकारी में आ जाता है। प्रेस के साथियों की जानकारी में नहीं आ पाता है, तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो दब जाते हैं। माठ तहसील के हेडक्वार्टर पर 4 महीने पहले किसानों ने ट्रॉलियां भर भर के तहसीलदार के सामने आलू फेंक दिया। इसको हम क्या करें, कहां ले जाएं? कोल्ड स्टोर वाला हमको पैसा नहीं दे रहा। वो कहता है कि व्यापारी हमें पैसा नहीं दे रहा है, कोई खरीदने नहीं आ रहा है, हमारा तो किराया भी आप नहीं दे पा रहे। अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बाहर 5 कालीदास मार्ग पर किसानों ने आलू फेंक दिया। वहां पे जरा भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत उसी दिन घोषणा करनी चाहिए थी, ये आलू का दाम लगभग 1200 रुपए घोषित। नैतिकता है ही नहीं, पता नहीं इंसानों में रहते हैं या कहां रहते हैं। इंसानियत होनी चाहिए। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं प्रदेश के, पीड़ित जनता आपके पास अपना दर्द लेके गई और पता चला कि उन किसानों के नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और उनको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। तानाशाही, जबरदस्त तानाशाही। आपको तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ कहने गए तो आपको जेल भिजवाया जा रहा है।
प्रजातंत्र कहाँ है? आम जनता परेशान और देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज, महान विद्वान लोग वो परेशान, गरीब परेशान, अमीरों के कारखानों में 25% कारोबार रह गया, अमीर परेशान, अनपढ़ परेशान और पढ़ा लिखा परेशान। और मोदी जी और आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, वो खुश है। देश की जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स का जो पैसा मिल रहा है उसको बांट रहे हैं, खा रहे हैं। मीडिया के साथियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करके, अपना प्रचार करके सोच लेते हैं कि भारत के लोग तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वोट की कीमत जानते नहीं है। चुनाव के 1 महीने पहले हम हिंदुत्व की बात करेंगे, मुस्लिम भाइयों का नाम लेके इनको डरा देंगे। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस मंच से मैं एक बात समझ कहूंगा और नहीं कहूंगा तो लोग डरते रहेंगे। मुस्लिम भाइयों से हमारे गरीब लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, सर हमारे अमीर लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तुम इनवाइट नहीं करते हो क्या किसी को? अच्छा, अपराधी तभी तो नहीं कौन नहीं होता? अपराधी की कोई जात और धर्म होता है क्या? जेल के अंदर चले जाओ, पूरे देश के अंदर सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग वहां कैदी के रूप में दिखाई देंगे। किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आकलन करना और उनसे नफरत करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये तो कुर्सी हटाने का एक इनका मुद्दा है। इस मुद्दे को हमें समझना चाहिए। चुनाव के समय इनके आरएसएस के लोग हमारे लोगों में जाके भड़काते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाएगा, मुस्लिम समाज के लोगों की तादाद बढ़ रही है। वो कहते हैं 6-6, 7-7 बच्चे हैं। अच्छा, आप लोग अपने गांव में जब देखते हैं तो जो हमारे गरीब लोग हैं, लगभग 60% लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं पूरे देश के अंदर। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में लगभग 60% लोग खेती खलियानी का काम करके या बेलदारी रिक्शा चलाकर, सब्जी बेचकर, मूंगफली बेचकर अपना पेट ना भर रहे। बाकी के 40% लोगों में 20% लोग बहुत ज्यादा धनी हैं, उनके पास जमीनें ज्यादा है, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या अन्य कोई कार्य है। बाकी 20% लोग मध्यम क्लास के, लेकिन 60% लोग हर हालत में मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब इन गरीब लोगों में पैसे के अभाव के कारण शिक्षा नहीं, पढ़ लिख नहीं पाए, और पढ़ लिख नहीं पाए तो ये 60% हिंदुओं में क्या प्रचार करते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी बढ़ रही है, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके पास, और ये भारत पाकिस्तान बन जाएगा। अब आप लोग देखिए, इसकी जांच कर लीजिए। आप जिन गांव में रहते हैं, जिन बस्तियों में रहते हैं, चाहे वो जाटव, कटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, पाल, प्रजापति, केवट, कश्यप, निषाद, तेली, तमोली या गुजर या हमारे यादव समाज के भाई, आप किसी भी घर में चले जाओ जो अनपढ़ है, आपको 5, 6, 7 बच्चे सबके घर में मिलेंगे। 60% गरीब हिंदुओं में उतने ही बच्चे होते हैं जितने बच्चे मुस्लिम समाज के यहाँ हो रहे हैं, और मुस्लिम समाज की जो तादाद है लगभग 18% पूरे देश के अंदर, और गरीब हिंदुओं की तादाद 60%। तो हम तो 3 गुने से पहले ही ज्यादा है हिंदू लोग, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? मुस्लिम समाज के घरों पर 5-6 बच्चे हो रहे हैं, तो 5-6 बच्चे गरीब हिंदुओं के घरों पर भी हो रहे हैं। आबादी उधर बढ़ रही है 1 गुना, तो इधर बढ़ रही है 3 गुना। ये बात सही है या नहीं है? धन्यवाद, आप लोग समझ रहे हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि चुनाव के वक्त आरएसएस के लोग आपके बीच में जाके इतनी ओछी बातें करते हैं, इतनी हल्की बातें करते हैं कुर्सी हथियाने के लिए, जो नहीं करनी चाहिए। कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे कि स्कूलों में शिक्षा सुव्यवस्थित रूप से कैसे हो। कभी स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे कि अस्पतालों में
ठीक से व्यवस्था कैसे हो। कभी सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। मां बहन बेटियां अगर टैक्सी में जा रही है, आप परमिट दे रहे हैं, आपका फोर्स खड़ा हुआ है चौराहे पर, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, गुंडे बदमाशों को आपने खुली छूट दे रखी है, जवान लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में रेप कर रहे हैं और रेप करके सड़क पर छोड़ रहे हैं, दिन दहाड़े प्रधानों का कत्ल किया जा रहा है, लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं, लोगों की सुरक्षा कैसे हो इसके लिए कोई प्लान नहीं। पुलिस में भर्ती होगी, शिक्षकों की भर्ती होगी, लेखपालों की भर्ती होगी। अरे होगी कब होगी? होगी तो आपको समझना चाहिए, इनकी बड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही साजिश करता है, देखने में लगते हैं अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन दिल दिमाग में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, सद्भावना नहीं है, शांति नहीं है। हर समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े कैसे हो, ये साजिश करते हैं। वो कहते हैं अपने आप को राष्ट्रभक्त। कोई क्या राष्ट्रभक्त ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जो लड़ाई की बात करे, जो विकास को रोके? ऐसे लोग राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? अरे राष्ट्रभक्त तो वो है वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के लिए अच्छा संविधान बना के दिया, जिस संविधान में सभी जात और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए। अब उस संविधान को बदलने के लिए भी मुहिम चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में गरीब को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, गरीब को अमीर व्यक्ति के साथ में बैठने का अधिकार मिला है, गरीब का उत्पीड़न होने पर उसको एफआईआर लिखाने का अधिकार मिला है, गरीब को एफआईआर लिखने पर थानेदार यदि कार्रवाई नहीं करता है तो उसको कोर्ट जाकर कोर्ट से न्याय पाने का अधिकार मिला है। इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं कि गरीब को यह अधिकार क्यों मिला। इनकी नजरों में संविधान खराब, इनकी नजरों में गरीब लोग बेकार, इनकी नजरों में हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करके मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ साजिश, और फिर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 80,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त कराने का पहला इनका ऐलान था जब मुख्यमंत्री की शपथ ली 19 मार्च को पिछले वर्ष। योगी जी ने तो कहा कि सबसे पहला काम होगा पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें करवाएंगे। क्या आप लोग जिन रास्तों से चलकर आए हैं उन रास्तों में आपको गड्ढे नहीं मिले? आप पतौली से आगे बढ़िए, पूरी सड़क टूटी पड़ी है। पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढे हैं और गड्ढों का बजट खत्म हो चुका, लेकिन गड्ढे की गड्ढे आज भी दिखाई दे रहे हैं। और कह रहे थे कि हम ईमानदारी से ठेके बांटेंगे, जो ठेकों में व्यवस्था करेंगे वो ई टेंडरिंग की करेंगे। ई टेंडरिंग, कंप्यूटर से काम करेंगे, कंप्यूटर को झूठ नहीं बोलेगा। ई टेंडरिंग, किस कंपनी ने आपसे ई टेंडरिंग के माध्यम से 80,000 किलोमीटर सड़क के ठेके को भरवाने का टेंडर किया? ये बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि दिया ही नहीं। जो इनके अधिकारी हैं उनसे इन्होंने कह दिया गड्ढे भरवा दो, उन अधिकारियों को बजट भिजवा दिया, बजट का बंदरबांट हो गया, गड्ढे भरे नहीं गए। पूरे प्रदेश में जो बेरोजगार लोग सभी जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। हद हो गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले लोग, जो बेटियां आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हैं, उनको 7 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे।
7 महीने से तनख्वाह नहीं। और वो लड़कियां जब वहां गई लखनऊ अपनी बात कहने के लिए, तो योगी जी ने लाठियां बजाकर उनको भगवाया। लाठियां बजा रहे हैं योगी जी और अखबारों में विज्ञापन दिलवा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोगुनी बात कर। बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बनारस विश्वविद्यालय में लड़कियों के साथ जब कोई नाइंसाफी हुई, जब लड़कियों ने धरना दिया, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, प्रधानमंत्री जी पहुंचे। जब लड़कियों को पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो लड़कियों ने अपना ज्ञापन, अपनी बात कहने का प्रयास किया, तो मोदी जी ने उनकी ठुकाई करवा दी। लड़कियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। लड़कियों पर लाठियों से पिटाई करवाने वाले लोग, क्या नैतिकता है इनमें? कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटियां पढ़ रही हैं उनको लाठी से मारा जा रहा है, जो बेटियां पढ़ा रही हैं आंगनबाड़ी की उनको लाठियों से मारा जा रहा है। इंसानियत नाम की चीज। हिंदुओं की बात करने वाले लोग बताएं कितने हिंदुओं को इन्होंने आवाज दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर 4 साल। 4 साल में आगरा में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा दिए? अच्छा, कितने लोग बैठे हैं प्रदेश के लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई आवास बना? देखो सब लोग मना कर रहे हैं, सब मना। 4 साल हो गए मोदी जी को, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेंगे, मकान बनेंगे। और वे 4 साल तो हो गए, कब बनेंगे, कब मिलेंगे? बैंक कुमारी मायावती जी ने 3 लाख मकान मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत बनाने का वायदा नहीं किया, लेकिन बना के दे दिया। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मानवर कांसीराम आवास योजना के मकान खड़े, अब उनकी आप देखभाल नहीं कर रहे हो, उनका मेंटेनेंस, उनकी देखभाल नहीं सारा देश हमारा है। तो वो तो जो कोठी आप अपनी बनाते हो बहुत सारा पैसा लगा के, तो 7-8 साल बाद तो वो भी खराब हो जाती है। और जब उनकी छतें गिरती हैं, प्लास्टर गिरता है, तो फिर दिखाते हैं कि देखो मायावती जी के शासन में जो आवास बनाए थे उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ कि ये दीवारें गिर रही है, प्लास्टर गिर रहा है। आपने बना के दिए नहीं, जो बहन जी ने बना के दिए उनकी आप देखभाल नहीं कर रहे हो। जितने भी पुलिस थाने हैं वहां जो आवास बने हैं उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस वालों के लिए मकान ठीक बने इसकी आपको चिंता नहीं, गरीबों को मकान बने इसकी आपको चिंता नहीं। पता नहीं कैसा जुनून है लोगों में कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव के समय एकजुट हो गए, वोट दे दिया। पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं कब अकल आई। व्यापारी वैसे तो परेशान है। आज हिंदुस्तान अखबार में व्यापारियों के फोटो और उनके नाम छपे हैं, जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी की वजह से हमें परेशानी हो रही है। जीएसटी की जो फॉर्मेलिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसमें सरलता होनी चाहिए। जीएसटी की वजह से टैक्स ज्यादा बढ़ गया है, टैक्स की वजह से हमारा कारोबार कम हो गया है। इतने बड़े बड़े व्यापारी आगरा के सबके फोटो छापे हिंदुस्तान अखबार ने, सबकी पीड़ा छापी है। पानी, हाँ पानी तो खत्म हो गया। अरे देखो अभी भिजवाई तो थी मैंने। मेरी आपसे अपील है छोटू बेटा, पानी लोकतंत्र में कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। संघर्ष करो, संघर्ष हमारा, ना थको ना रुको ना हटो। जो सीमा पे हमारे लोग लगे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे अपराध के कंधों पर जिम्मेदारी है कि आप लोगों को, हम लोगों को गरीबों की रक्षा करनी है, गरीबों का कल्याण करना है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा दिलानी है, गरीबों के बच्चों को अच्छी चिकित्सा दिलानी है, गरीबों की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, गरीबों को अच्छे मकान बने, गरीबों को हर प्रकार की सुविधाएं मिले। इसके लिए कोई दूसरी पार्टी काम नहीं करेगी इस देश के अंदर।
अगर कोई पार्टी काम करेगी तो केवल बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते रहो। बहुजन समाज पार्टी को बूथ बूथ पर जाकर भाईचारा बनाकर मजबूत करो, ये आपकी जिम्मेदारी। आज संकल्प लेना चाहिए। बहन जी 62 साल की हो गई, अपना पूरा जीवन इस देश के गरीबों के लिए समर्पित कर रहे। हमको भी बहन जी से प्रेरणा लेकर अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए। हम अपने घर परिवार के काम से अगर हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फ्री होते हैं तो हम उसको उस समय को पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाएंगे। अपने आसपास के गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर गरीब लोगों में बैठेंगे और वहां पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे गरीब लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। चुनाव हुआ गुजरात का, 8.5% वोट कम हो गया बीजेपी का। आपको जानकारी है? नहीं। ये अखबार वाले को छापते हैं, जो रिकॉर्ड होता है चुनाव आयोग का, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। जो वोट मोदी जी को 2014 में एमपी के समय गुजरात में मिला था, 4 साल के बाद अब चुनाव हुआ है गुजरात में। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 8.5% वोट भाजपा का, और वह भी तब रोक पाए जब प्रधानमंत्री जी ने 38 बड़ी रैलियां की। ये पहले से प्रधानमंत्री है जो जिला अध्यक्ष की तरह, विधानसभा अध्यक्ष की तरह अपने क्षेत्र में रैलियां करते हैं, मीटिंग करते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी 17 साल तक प्रधानमंत्री रही, या वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी रहे, किसी ने प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच में इतना जाना कभी भी प्रयास नहीं किया। मेरी आपसे अपील है कि आप भाजपा से सावधान रहें। भाजपा इस देश की सबसे खराब पार्टी। झगड़ा कराना, दंगे कराना, कर्फ्यू लगवाना, जाति के आधार पर झगड़ा कराना, धर्म के आधार पर झगड़ा कराना, इस पार्टी से कभी भी सहमत मत होना। इस पार्टी में आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका कोई मिलने वाला है तो उससे भी आप सावधान रहो। वो केवल अपने भले के लिए गया है, वो आपका भला कभी नहीं कर पाएगा। भाजपा के लोग या जो सामान्य वर्ग के गरीब कार्यकर्ता जो भाजपा कभी कभी उनको डरा करती है, उन लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में आपकी बात रख सके। कभी नहीं रखेंगे। वो स्वार्थी लोग हैं। आपकी बात कोई कहेगा तो बीएसपी का सांसद, बीएसपी का विधायक ही कहेगा। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि केक कटवाना है, और हमारे आज जन कल्याणकारी समारोह के तहत जिन दानदाताओं ने हमारी पार्टी की विचारधारा से खुश होकर ये कंबल यहाँ वितरण के लिए भिजवाए हैं, ये कंबल वितरण का कार्यक्रम भी होना है। तो पुणे में वीरांगना से बहना कुमारी मायावती जी, जो हम सब की आदर्श नेता हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, और उनके इस भाषण में जन्म दिवस के अवसर पर, जन कल्याणकारी समारोह के अवसर पर मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और तथागत गौतम बुद्ध से कामना करता हूँ कि वह स्वस्थ रहे, उनकी उम्र लंबी हो, और वह कुशलता के साथ इसी प्रकार से हम लोगों का नेतृत्व करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़ साहब, आपने बहुत ओजस्वी विचारों से हम सब लोगों को अभिभूत किया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि माता बहन हमारी हैं, ओमवती जी आ जाएं, ओमवती जी, निर्मला जी और रूपवती जी ये मंच पर आ जाएं। इनको कंबलों का वितरण हमारे मुख्य अतिथि करेंगे। जाने दो ना, साइड देना थोड़ा, साइड दे दो भैया, साइड दे दो, साइड दे दो। आ जाओ, आ जाओ। ओमवती जी, निर्मला जी और रूपवती जी। शीला जी, शकुंतला जी, पूनम, अनवरी, समीजन, सभी जो महिलाएं यहाँ पर, सरोज, काबरा, पिंकी,
मीरा, अकर्मी, कस्तूरी, कमला, रिजवाना, इधर निकल जाएंगी, द्रोका, लक्ष्मी, शारदा, इधर आ जाओ, इधर आगे करते जाओ सपना देवी। लाइन लगा। ये हमारे सम्मानित महिलाएं आ रहे हैं पीछे हटो, पीछे चलो, पीछे आ जाओ तुम। और हमारे पीछे लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन इधर मुंह कर, इधर मुंह करके चलो। इन माताओं बहनों को हाँ, मोमबत्ती